सबसे पहली बात तो ये कि ऑर्डिनरी बिल इन टोटल 5 स्टेजेस से निकलता है। पहली स्टेज है फर्स्ट रीडिंग, और फर्स्ट रीडिंग में ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में भी किया जा सकता है। इसको कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर चाहे तो प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। जो भी इसको इंट्रोड्यूस करेगा वो इसका टाइटल रीड कर देगा और इसका ऑब्जेक्टिव बता देगा। बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसके बाद इसको गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाएगा, और यही है फर्स्ट रीडिंग। इसके बाद आती है उसी हाउस में सेकंड रीडिंग, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज के दौरान हाउस बिल को थॉरली एग्जामिन करता है, स्क्रूटनाइज करता है। इस सेकंड रीडिंग में 3 सब स्टेजेस हैं। पहली है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, और इस जनरल डिस्कशन के स्टेज के दौरान सभी मेंबर्स को बिल की प्रिंटेड कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, और एक जनरल डिस्कशन होता है प्रिंसिपल्स पे कि बिल का प्रिंसिपल क्या है। जब जनरल डिस्कशन हो जाता है तो हाउस के पास में 4 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हाउस इमीडिएट कंसीडरेशन के लिए बिल को पिकअप कर ले, दूसरा बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास में भेज दे, तीसरा बिल को ज्वाइंट कमेटी के पास में भेज दे, चौथा बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट कर दे। यूजुअली होता ये है कि हाउस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास में भेज देता है, और यही दूसरा सब स्टेज है कमेटी स्टेज। इस कमेटी स्टेज में बिल भेज दिया जाता है सेलेक्ट कमेटी के पास में। सेलेक्ट कमेटी उसी हाउस के मेंबर से मिलकर बनी होती है, और सेलेक्ट कमेटी बिल को क्लॉज बाय क्लॉज थॉरली एग्जामिन करती है, एक एक चीज़ देखती है, और चाहे तो बिल को अमेंड भी कर सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बिल का जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो चेंज ना हो। जब ये पढ़ लिख लेगी सेलेक्ट कमेटी तो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, और उस रिपोर्ट को भेजा जाता है हाउस के पास में। और फिर आती है सब स्टेज 3 कंसीडरेशन स्टेज, और इस कंसीडरेशन स्टेज में हाउस जो है सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ में बिल को क्लॉज बाय क्लॉज थॉरली डिस्कस करता है, और बिल को क्लॉज बाय क्लॉज वोट करता है। हर एक क्लॉज पर सेपरेटली वोट किया जाता है। अगर कोई मेंबर चाहे तो अमेंडमेंट भी प्रपोज कर सकता है। अगर हाउस ने अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया तो वो फिर बिल का हिस्सा बन जाता है। फिर उसी हाउस में आती है थर्ड रीडिंग, और थर्ड रीडिंग में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, अमेंडमेंट वगैरह कुछ करेंगे नहीं, बस सिंपल सवाल पूछा जाएगा हाउस से कि बिल को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। अगर बिल को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसको पास करना पड़ता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। बिल पास हो गया तो फिर उसको भेज दिया जाएगा सेकेंड हाउस के पास में, और यही होती है फोर्थ स्टेज, द बिल इन दी सेकेंड हाउस। और सेकेंड हाउस में भी बिल को इन्हीं 3 रीडिंग से, इन्हीं 3 स्टेजेस से गुजरना होता है फिर जब 3 रीडिंग से गुजर जाएगा तो सेकेंड हाउस के पास में 4 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि सेकेंड हाउस बिल को पास कर दे विदाउट अमेंडमेंट्स, जैसा बिल भेजा गया था वैसा ही पास कर दे, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि बिल को पास करे सेकेंड हाउस, लेकिन विद अमेंडमेंट्स, कुछ बदलावों के साथ में पास कर दे और भेज दे फर्स्ट हाउस के पास में। अब फर्स्ट हाउस के पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है फर्स्ट हाउस के पास में कि अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है फर्स्ट हाउस के पास में कि फर्स्ट हाउस बोल दे कि हमें अमेंडमेंट्स पसंद नहीं है, हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो डेडलॉक की सिचुएशन हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन सेकंड हाउस के पास में ये भी है कि सेकंड हाउस बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे। और चौथा ऑप्शन सेकंड हाउस के पास में ये है कि बिल को पेंडिंग रखे, ना एक्सेप्ट करे ना रिजेक्ट करे, और 6 महीने तक अगर पेंडिंग रखे तो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है डेडलॉक की। मतलब 3 सिनेरियोज हैं जहां डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होती है, जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में ऑर्डिनरी बिल के ऊपर सहमति नहीं होती। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस के अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दे, दूसरा सेकंड हाउस बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट ही कर दे, तीसरा सेकंड हाउस बिल को पेंडिंग रखे 6 महीने तक। इन तीनों सिनेरियोज में कंडीशन हो जाती है डेडलॉक की, और डेडलॉक की सिचुएशन से डील करने के लिए प्रेसिडेंट समन करते हैं जॉइंट सिटिंग, और इस जॉइंट सिटिंग में बिल को डिस्कस किया जाता है और बिल को पास किया जाता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ में। बिल पास हो गया, चाहे जॉइंट सिटिंग के थ्रू हुआ, चाहे लोकसभा राज्यसभा ने इंडिविजुअली पास किया, उसके बाद बिल को भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास में एसेंट के लिए। और प्रेसिडेंट के पास में भी 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो प्रेसिडेंट के पास में ये है कि प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे दें, और सहमति दे देंगे तो बिल एक्ट बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट अपनी एसेंट ना दें, और अगर एसेंट नहीं दी तो बिल वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, एक्ट नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन भी है प्रेसिडेंट के पास में कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर दोनों हाउसेज ने रिकंसिडर करने के बाद बिल को पास कर दिया और वापस से प्रेसिडेंट के पास में भेजा, तो दोबारा में प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। और ये बातचीत अपन ने इससे पिछले वाले सेशन में की थी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ है तो। मनी बिल, और मनी बिल की बात की गई है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 बताता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, और बड़ा सिंपली ये कहा गया है
कि जो भी बिल सिर्फ ओनली, ये ओनली बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी बिल सिर्फ इन मैटर्स के बारे में बात करता है, इन मैटर्स से डील करता है जिनको अपन पढ़ेंगे, उसको बोला जाएगा मनी बिल। ओनली बेहद इंपॉर्टेंट है इसमें। द आर्टिकल 110 स्टेट्स दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters। और वो matters कौन कौन से हैं? The imposition, abolition, remission, alteration और regulation of any tax। कोई टैक्स लगाना है, ऑल्टर करना है, कम करना है, रेगुलेट करना है, बढ़ाना है, उस सबसे रिलेटेड कोई भी अगर बातचीत है, कोई भी अगर बिल है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? मनी बिल बोलेंगे। दूसरा, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ द मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। सरकार पैसा कहीं से कुछ भी बोरो करेगी, चाहे डोमेस्टिकली बोरो कर रही हो, चाहे इंटरनेशनली बोरो कर रही हो, उससे रिलेटेड जो भी बिल है वो भी मनी बिल कहलाएगा। तीसरा, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? सरकार के पास में जितना भी पैसा आ रहा है, चाहे वो टैक्सेस के थ्रू आ रहा हो, चाहे सरकार कहीं से बोरो कर रही हो, चाहे इंटरेस्ट के थ्रू आ रहा हो, वो सारा पैसा कहाँ रखा जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर पैसा खर्च करना है तो पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है इमरजेंसी फंड। अगर कभी इमरजेंसी हो तो प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का पैसा यूज़ किया जा सकता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इनकी कस्टडी किनके पास में रहेगी? द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। इन दोनों फंड में से कोई भी पैसा निकालना है या कोई भी पैसा डालना है, उससे रिलेटेड कोई भी बिल है, वो भी कौन सा है? मनी बिल है। द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हर साल एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है जिसमें बताते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है। कोई स्कीम है उसके लिए कितना पैसा अलॉट कर रहे हैं, कोई रोड बनाना है उसके लिए कितना पैसा अलॉट कर रहे हैं, कोई नदी नाला है उसके मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा अलॉट कर रहे हैं, कोई हेल्थ की स्कीम है उसके लिए कितना पैसा अलॉट कर रहे हैं। मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, अलॉट किया जा रहा है वेरियस चीज़ों के लिए, उससे रिलेटेड अगर कोई बिल है तो उसे भी मनी बिल बोलते हैं। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। कोई भी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाता है, उससे रिलेटेड कोई भी बिल होता है, उसको भी मनी बिल बोलते हैं। अब ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? बेसिकली ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिसके लिए पार्लियामेंट के एनुअल वोट की ज़रूरत नहीं है, मतलब सालाना वोट लेने की ज़रूरत नहीं है, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है, मतलब वो तो जाएगी ही जाएगी। इससे रिलेटेड कोई भी बिल है और ऐसे चार्ज एक्सपेंडिचर में कोई चेंज करना है, बढ़ाना है, किसी की सैलरी बढ़ानी है, घटानी है, वो सभी बिल्स किस में आते हैं? मनी बिल में आते हैं। इसके अलावा भी दो चीज़ें हैं, द रिसिप्ट ऑफ द मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। कोई अगर अपन मनी रिसीव कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, उससे रिलेटेड कोई भी बिल, वो भी मनी बिल है। और द कस्टडी और इश्यू ऑफ सच मनी, कस्टडी इस पैसे की किसके पास में है, या फिर ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ यूनियन और ऑफ अ स्टेट, किसी स्टेट के या यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट, उससे रिलेटेड कोई भी बिल है तो उसको भी क्या बोलेंगे? मनी बिल बोलेंगे। अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ें कि टैक्स लगा रहे हैं आप, या कोई बोरोइंग कर रहे हैं पैसे की, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कोई पैसा डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, या फिर अप्रोप्रिएट कर रहे हैं मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में कोई चेंज कर रहे हैं, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आप कोई पैसा रिसीव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मनी बिल का हिस्सा हैं। लेकिन इसमें जो कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो ये वाला पॉइंट है, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड अबव। ये जो इंसिडेंटल है इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद मतलब एनी मैटर इन कनेक्शन विद टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड अबव। ये जो अपन ने 6 मैटर्स ऊपर पढ़े, इनके कनेक्शन में, इनके रिलेशन में भी अगर कोई मैटर है तो उसको मनी बिल के तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। और इस पर खूब कंट्रोवर्सी रहती है। अपोजिशन कहती है कि सरकार इसका मिसयूज़ करती है, और सरकार बट ऑब्वियस कहती है कि नहीं नहीं, हम मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं। इस पर एक जो लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी रही वो रही थी आधार के ऊपर। जब आधार को लेकर आया गया हाउस में, आधार बिल को, तो उसको मनी बिल की तरीके से लेकर आया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। और अपोजिशन, ये तो कोर्ट तक गया था केस कि ये मनी बिल के तरीके से लाया गया, ये गलत है। अपन आगे पढ़ेंगे, मनी बिल के तरीके से अगर किसी बिल को लाया जाता है तो राज्यसभा की पावर्स खत्म हो जाती हैं, लोकसभा करता धरता होता है सारी चीज़ का।
अब आर्ग्यूमेंट क्या था उस टाइम पे, हालांकि कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया, कोर्ट ने बोला कि ठीक है आधार जिस तरीके से भी लाया गया वो ठीक था, लेकिन उस टाइम पे जो अपोजिशन का आर्ग्यूमेंट था वो आर्ग्यूमेंट क्या था, आर्ग्यूमेंट ये था, सरकार ये कह रही थी कि देखो आधार हम लेकर आ रहे हैं बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए और इसके थ्रू सब्सिडीज वगैरह दी जाएंगी और ये सब्सिडीज वगैरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएंगी, तो ये मतलब मनी बिल के तरीके से ला रहे हैं। लेकिन इसी आधार बिल में एक चीज और लिखी हुई थी कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो आधार को किसी अदर पर्पस के लिए भी यूज कर सकती है। तो अपोजिशन ये आर्ग्यूमेंट दे रही थी कि भाई साहब आर्टिकल 110 कहता है कि ओनली इन्हीं मैटर्स से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई बिल है तो उसको मनी बिल बुलाया जाएगा, लेकिन यहां आधार में तो बोल रहे हैं कि अदर पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। और इसी पे कंट्रोवर्सी चली, खूब डिबेट चली, कोर्ट तक केस गया। कोर्ट ने हालांकि इसको ठीक बताया, कोर्ट ने बोला कि ठीक है और अब आधार तो खूब जोर शोर से यूज होता है, लेकिन हाँ ये जो क्लॉज है, ये जो पॉइंट है, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड अबव, इस पर खूब डिबेट रहती है। अच्छा, ये वो 7 पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड अगर कोई बिल है तो उसे मनी बिल बोलेंगे। लेकिन हाउएवर अ बिल इज नॉट टू बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट इट्स प्रोवाइड्स फॉर। किसी बिल को सिर्फ इसलिए मनी बिल कहना ठीक नहीं होगा कि वो इन 3 चीजों के बारे में बात करता है। कौन कौन सी 3 चीजें? द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पिक्यूनरी पेनल्टीज। कोई फाइन लगा रही है सरकार किसी चीज पे, या कोई मॉनेटरी पेनल्टीज लगा रही है और उससे रिलेटेड कोई बिल लेकर आ रही है, तो उसको मनी बिल नहीं कहा जा सकता। या दूसरा, द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस। अब सरकार बहुत सारी चीजों के लिए लाइसेंस इशू करती है, अब उस लाइसेंस की फीस में कुछ चेंज करना है, कोई पेमेंट की डिमांड करनी है, उससे रिलेटेड कोई बिल है तो उसको भी मनी बिल नहीं कहा जा सकता। या फिर फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, सरकार इतनी सारी सर्विसेज देती है, उससे रिलेटेड फीस में कोई बदलाव करना है, कोई चेंज करना है, कोई फीस लगानी है, उससे रिलेटेड कोई बिल है तो उसको मनी बिल नहीं कह सकते। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पसेस। अगर कोई लोकल अथॉरिटी या कोई भी बॉडी जो कि लोकल अथॉरिटी के तौर पे काम करती है, वो अगर कोई टैक्स लगा रही है, कोई टैक्स अबॉलिश कर रही है, किसी टैक्स को रेगुलेट कर रही है, कम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, उससे रिलेटेड बिल को भी मनी बिल नहीं कहा जाएगा। ये ध्यान रखा जाए कि यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स लगा रही है, हटा रही है, चेंज कर रही है, उसको मनी बिल कह रहे हैं, लेकिन लोकल अथॉरिटी कोई टैक्स लगा रही है, कुछ टैक्स में चेंज करना चाह रही है, उससे रिलेटेड बिल अगर होगा तो उसको मनी बिल नहीं कहेंगे। ये बेसिक बातचीत कि मनी बिल होता क्या है। अच्छा, कभी अगर ये सवाल खड़ा होगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, तो स्पीकर डिसाइड करेंगे और स्पीकर जो भी डिसाइड करेंगे वो डिसीजन फाइनल होगा। स्पीकर बताएंगे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है और स्पीकर का डिसीजन फाइनल है। इट कैनॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और इन द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इवन द प्रेसिडेंट। स्पीकर ने जो भी डिसीजन लिया, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसको लोकसभा या राज्यसभा में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, इनफैक्ट उसको प्रेसिडेंट तक क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। स्पीकर सोल अथॉरिटी है, स्पीकर बता देगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है और स्पीकर का जो भी डिसीजन है वो फाइनल है। जब मनी बिल को लोकसभा से पास कर दिया जाता है तो उसको भेजा जाता है राज्यसभा के पास में। हालांकि राज्यसभा के पास में मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में कोई पावर नहीं होती है, अपन देखेंगे आगे चलते हुए, लेकिन एक बार नाम मात्र के लिए भेजते हैं राज्यसभा के पास में। राज्यसभा के पास में जब भी मनी बिल को भेजा जाएगा और फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाएगा एसेंट के लिए, तो स्पीकर उसको एंडोर्स करेंगे, स्पीकर उसको सर्टिफाई करेंगे, स्पीकर उस पर साइन करेंगे और बताएंगे कि हाँ भाई मैं बता रहा हूँ ये मनी बिल है। और ये बात हुई आर्टिकल 110 के बारे में। इसके बाद मनी बिल को पार्लियामेंट से किस तरीके से पास करना है उसकी बात की गई है आर्टिकल 109 में। आर्टिकल 109 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल और बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि मनी बिल को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं जा सकता। और यहीं से समझ सकते हो आप कि लोकसभा के पास में कितनी एक्सेसिव पावर है इन रिलेशन विद मनी बिल, कि मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं। और इसके पीछे थॉट ये है कि मनी से रिलेटेड बिल है और पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है देश को चलाने के लिए, तो उन लोगों के हाथ में पावर दी गई जिनको लोगों ने चुन के भेजा है। लोकसभा को पावर दी गई कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और दूसरा, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए, प्रेसिडेंट की सहमति चाहिए। और प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन का मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की सहमति। भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ही एड और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट का अपना तो कोई ओपिनियन है ही नहीं। तो दो चीजें कि मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और वो भी प्रेसिडेंट की प्रायर सहमति के साथ, प्रायर परमिशन के साथ।
और मनी बिल को सिर्फ कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि एक तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और वो भी प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के साथ में, और सिर्फ कोई मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, जब मनी बिल लोकसभा से पास हो जाता है, और मनी बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग मिल जाए और मनी बिल पास हो जाता है। जब लोकसभा से मनी बिल को पास कर दिया जाता है तो उसको भेजा जाता है राज्यसभा के पास में कंसिडरेशन के लिए, और ये अपन पहले ही कह चुके हैं कि राज्यसभा के पास में ना के बराबर पावर है मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, रिजेक्ट नहीं कर सकती राज्यसभा मनी बिल को, अमेंड नहीं कर सकती राज्यसभा मनी बिल को। ऑर्डिनरी बिल के केस में राज्यसभा लोकसभा दोनों के पास में पावर होती है बराबर की, लेकिन मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं है, ना रिजेक्ट कर सकती ना अमेंड कर सकती। इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस दे सकती है, सलाह दे सकती है कि भाई ये बदलाव कर लो या ये थोड़ा ठीक कर लो, रिकमेंडेशंस दे सकती है। और रिकमेंडेशंस देने के लिए भी सिर्फ 14 डेज होते हैं। विद इन 14 डेज द राज्यसभा मस्ट रिटर्न द बिल टू लोकसभा। 14 दिन में जो डिस्कशन करना है, जो करना है करो, 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को बिल रिटर्न कर दो, विद और विदाउट रिकमेंडेशंस। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको रिकमेंडेशन देनी है दो, नहीं देनी है मत दो। और फर्क यहां तक नहीं पड़ता कि अगर राज्यसभा ने कोई रिकमेंडेशन दी है तो लोकसभा चाहे तो उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर सकती है, लोकसभा अगर चाहे तो उन रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर सकती है, लोकसभा अगर चाहे तो कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर ले, कुछ को रिजेक्ट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोकसभा ने रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये मान लिया जाएगा कि बिल को दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है मॉडिफाइड फॉर्म में। और अगर लोकसभा किसी भी रिकमेंडेशन को ना माने तो ये मान लिया जाएगा कि बिल को दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है ओरिजिनल फॉर्म में या उस फॉर्म में जिसमें लोकसभा ने सबसे पहले उसको पास किया था। अच्छा, एक सिनेरियो और है कि अगर राज्यसभा विद इन 14 डेज मनी बिल को रिटर्न ना करे लोकसभा को, तो ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने बिल को पास कर दिया है ओरिजिनल फॉर्म में। इसका मतलब कि दोनों हाउसेस ने मनी बिल को पास कर दिया है ओरिजिनल फॉर्म में, और इसके बाद भेजा जाता है मनी बिल को प्रेसिडेंट के पास में एसेंट के लिए। और प्रेसिडेंट के पास में भी बड़ी लिमिटेड पावर है मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में। ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास में बड़ी पावर होती है कि एसेंट दे सकते हैं, मना कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। लेकिन मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में या तो एक्सेप्ट करो एसेंट दो, और या फिर सीधे सीधे मना कर दो। रिकंसिडरेशन का कोई पंगा नहीं है, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हो। और यूजुअली प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे देते हैं, क्योंकि अपन ने पहली लाइन पढ़ी है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के साथ में, सहमति के साथ में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उनकी सहमति के साथ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यूजुअली वो अपनी एसेंट दे देते हैं। देखो, 2-3 चीज़ें याद करने वाली कि एक तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के साथ में इंट्रोड्यूस किया जाता है, सिर्फ कोई मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। लोकसभा इसको पास करती है सिंपल मेजॉरिटी के साथ में। राज्यसभा के पास में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं है। राज्यसभा रिकमेंडेशंस दे सकती है, और वो भी 14 दिन का टाइम है। 14 दिन में विद और विदाउट रिकमेंडेशंस राज्यसभा मस्ट रिटर्न द बिल टू लोकसभा। लोकसभा चाहे तो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये मान लिया जाएगा कि बिल को दोनों हाउसेस ने पास कर दिया मॉडिफाइड फॉर्म में, और अगर नहीं किया रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट लोकसभा ने, तो ये मान लिया जाएगा कि बिल को दोनों हाउसेस ने ओरिजिनल फॉर्म में पास कर दिया है। अगर विद इन 14 डेज राज्यसभा बिल को रिटर्न नहीं करती है तो ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने बिल को ओरिजिनल फॉर्म में पास कर दिया है। फिर फाइनली भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास में, और जब भी राज्यसभा के पास में भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाएगा, तो स्पीकर बिल को सर्टिफाई करते हैं। स्पीकर बताते हैं कि हाँ भाई ये मनी बिल है। फिर जब प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास में 2 चॉइस हैं, या तो अपनी एसेंट दे दो, सहमति दे दो, या मना कर दो। रिकंसिडरेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑर्डिनरी बिल के कॉन्टेक्स्ट में, मनी बिल के सिनेरियो में राज्यसभा की पावर बेहद कम है। और एक कंपैरिजन भी दे रखा है लक्ष्मीकांत में, देखो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होगा। इतनी बातचीत कर ली अपन ने, लेकिन बुक में दे रखा है तो एक बार और देख लेते हैं। पहला तो ये कि ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कल ही पढ़ा है अपन ने। और मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, अभी पढ़ा अपन ने। ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। ऑर्डिनरी बिल को कोई मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल अगर लोकसभा में ऑरिजिनेट हुआ, या फिर ये कहें कि पहली बार लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ,
तो उसको जब राज्यसभा के पास में भेजा जाएगा तो स्पीकर के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मनी बिल को राज्यसभा के पास में भेजा जाता है तो स्पीकर सर्टिफाई करते हैं, स्पीकर बताते हैं कि भाई ये बिल जो है वो मनी बिल है। ऑर्डिनरी बिल के केस में राज्यसभा के पास में पावर होती है कि वो ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, वो ऑर्डिनरी बिल को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं है, राज्यसभा सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है। और रिकमेंडेशंस की भी स्थिति ये है कि लोकसभा अगर चाहे तो एक्सेप्ट करे, ना चाहे तो ना करे, राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती है। ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा पेंडिंग रख सकती है 6 महीने तक, डेडलॉक वाली सिचुएशन आ जाती है, अपन ने पढ़ा इससे पिछले वाले सेशन में। लेकिन राज्यसभा मनी बिल को सिर्फ 14 दिन तक पेंडिंग रख सकती है। विद इन 14 डेज जो भी डिसीजन लेना है, जो भी रिकमेंडेशन देनी है दो, नहीं देनी है मत दो। अगर 14 दिन तक कोई एक्शन नहीं लोगे तो ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने ओरिजिनल फॉर्म में मनी बिल को पास कर दिया है। इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल जब प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है तो दोनों हाउसेस के अप्रूवल के बाद भेजा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के अप्रूवल के बाद भेजा जाता है, या फिर ज्वाइंट सिटिंग के बाद बिल को पास करवाया जाता है और प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है। लेकिन मनी बिल के केस में राज्यसभा का अप्रूवल मैटर नहीं करता, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा की रिकमेंडेशंस है, मानो मानो नहीं मानो, पास मान लिया जाएगा। प्रेसिडेंट के पास में भी 3 ऑप्शन होते हैं ऑर्डिनरी बिल के केस में। प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। और ये अपन ने पहले ही पढ़ा है कि ऑर्डिनरी बिल के केस में अगर डेडलॉक की सिचुएशन आती है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में सहमति नहीं बन रही है, तो फिर प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को समन कर सकते हैं। लेकिन मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, लोकसभा ही करता धरता है, लोकसभा जो डिसाइड करेगी वो हो रहा है। और ये अपनी आज की मनी बिल की बातचीत। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।